गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग अहमदाबाद सत्याग्रह को डिस्कस करेंगे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझते हैं कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अहमदाबाद की मिल जो हड़ताल है और यहाँ से एक गांधीयन इरा शुरू हो रहा है। तो गांधी जी ने यहाँ पर एंट्री कब ली, किस तरीके से चीज़ें चली, ठीक है, हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या थी। प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में भी इस पर शॉर्ट नोट निकलने के लिए आ सकता है। तो चाहे प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, मुद्दा आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे कोई भी मसला होता है तो हम ये कहते हैं ना कि हमें एक्चुअल बात क्या है। तो ये पढ़ाई भी हमारी क्या है, एक तरह से बातचीत है ना। तो उसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि भैया हुआ क्या था यहाँ पर। बस इतना दिमाग आपको लगाना है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की अगर हम बात करते हैं तो अहमदाबाद मिल मजदूर मिल हड़ताल, ठीक है। ये गांधी जी जब चंपारण में थे, इससे पहले कौन सा सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जैसे ही हुआ पूरे एरिया में गांधी जी का एकदम से नाम फैल गया। गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है एक पहचान मिलना शुरू हो गई। भारत में रीजनल क्षेत्र में अभी वो चंपारण में एक तरह से हीरो बन गए थे कि इतनी बड़ी समस्या का बड़ा तेज़ी से जो है वो शॉर्ट आउट हुआ था उसको, ठीक है। कि जब से उसको शुरू किया गया 1917, ठीक है, 1917 में जो है वो जून में 4 जून को चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनती है, 4 अक्टूबर को उसकी रिपोर्ट आ जाती है और फिर उसका जो है 4 मार्च 1918 में एक्ट भी बन जाता है। तो भारत के हर एक तबके में गांधी जी की जो है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनकी लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर गांधी जी चंपारण में ही थे अभी कि इनके जो सचिव थे वो इनको लगातार सूचनाएं दे रहे थे कुछ अहमदाबाद की, और अहमदाबाद वहाँ से नज़दीकी शहर है, गुजरात का ही। तो अहमदाबाद कैसी जगह है पहले आप इसको समझ लीजिए। अभी भारत में अभी कौन सा टाइम है, देखिए 1917-18 का टाइम चल रहा है। तो 1918 में अहमदाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है भारत का, जहाँ पर औद्योगिक कारखाने लगे हुए हैं, मिलें हैं, जहाँ पर कपड़ों की जो है वो मिलें लग चुकी हैं। और ये सब कौन है, यहाँ पर जितने भी उद्योगपति थे वहाँ पर वो सब कौन थे, भारतीय हैं। मोस्टली जो उद्योगपति हैं वो भारतीय हैं। तो अहमदाबाद में क्या हुआ कि जो मिलें थी यहाँ पर मिल मालिक हैं, मिल मालिक, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन होंगे यहाँ पर, काम करने वाले श्रमिक, है ना, यानी कि मजदूर, जो कहाँ काम करते हैं, मिलों में काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मिल मालिक और मजदूरों के बीच में ये टकराव आएगा, दोनों ही पक्ष भारतीय हैं। टकराव की शुरुआत कहाँ से हुई, अगर हम इसके आरंभ को देखेंगे तो आप देखिए ये हुआ था 1917। 1917 में क्या होता है कि अहमदाबाद में प्लेग पड़ा। अब प्लेग आप जानते हैं एक खतरनाक बीमारी होती है, चूहों से स्टार्ट होती थी, लेकिन उस दौर में इस बीमारी से हज़ारों की तादाद में लोग मर जाते थे भारत में। तो जहाँ पर भी ये फैलता था, छूत की बीमारी होती थी, तो लोग भागना शुरू कर देते थे, है ना, कि वो उससे जितना ज़्यादा हो सके बच जाएं। अब अहमदाबाद में क्या था कि जब प्लेग फैला तो उस दौरान स्थिति बहुत ख़राब हो गई। क्यों ख़राब हो गई, क्योंकि जितने भी मिल मालिक थे उनको लगा कि अगर मजदूर सारे चले गए तब तो मिलों में ताले पड़ जाएंगे, काम धंधा पूरा ठप हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, मजदूर जो थे वो भागने लगे। मजदूरों का ये था भैया जान बचाओ और भागो। तो यहाँ पर 2 चीज़ें थी कि मजदूरों को अपनी जान बचाकर भागना था, ठीक है। अब इनको जान बचाना है तो ये यहाँ से भागेंगे और भागकर कहाँ जाएंगे, गांव देहात में जाएंगे जहाँ पर प्लेग का कोई असर ना हो। तो मिल मालिक काफ़ी परेशान थे कि ये प्लेग की वजह से यहाँ से भाग रहे हैं, अब किया क्या जाए। तो मिल मालिक जो थे इन्होंने मजदूरों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन मजदूर क्यों रुकेंगे,
ठीक है, तो ऐसे तो वो रुकेंगे नहीं, तो उनको कोई दूसरा लालच दिया जाए। लेकिन अपनी जान से भी ज़्यादा एक और भी चीज़ थी जो यहाँ महत्वपूर्ण थी, वो क्या थी? गरीबी। ठीक है, तो यहाँ पर गरीबी, अगर अपने परिवार के लिए उनको कोई यहाँ पर आश्वासन मिल जाता है कि वो इतना कमा लेंगे कि उनके लिए अच्छी तरीके से उनका पेट भर सकेंगे, तो यहाँ पर क्या किया कि मिल मालिकों ने उनको बोनस दिया। ठीक है, क्या दिया? बोनस। अब बोनस को आप ऐसे समझ लो कि जो उनकी दैनिक मजदूरी होती थी, जैसे एक दिन की, है ना, एक दिन की मजदूरी। अब ये शहरों में रहने वाले मजदूर हैं, है ना, और संगठित मजदूर हैं, तो अगर एक दिन की मजदूरी, सपोज दैट यहाँ पर मान लेते हैं हम कि अगर एक दिन की मजदूरी 1 रुपया है, मैंने कहा ना एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, हम मान लेते हैं, तो उनका जो बोनस गया वो कितना गया कि इसका कम से कम 75 पैसा, ठीक है, एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, इतना तक पहुंच गया। तो एक दिन में जनरली उनको अगर काम करने से 1 रुपया मिल रहा था, तो ऐसा अब अगर वो इस दौर में यहाँ रुक के काम करेंगे तो उनको कितना मिलेगा? 1 रुपया 75 पैसा। ठीक, बात सब कुछ ठीक चल रही है, और ये ऑफर किसकी तरफ से आया? मिल मालिकों की तरफ से आया, और मजदूर यहाँ पर रुक गए। हो भी सकता है कि इस दौर में काफ़ी मजदूरों ने अपनी जान भी गंवाई हो, लेकिन इसके बावजूद भी मजदूर यहाँ पर टिके रहे। अब होता क्या है कि ये 1917 में प्लेग स्टार्ट हुआ, और 1918 की शुरुआत तक आते आते प्लेग का प्रकोप जो था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, जब प्लेग का प्रकोप ख़त्म हो गया तो अब क्या आया? अब टेक्निकल बातचीत होने लगी, किसमें? मजदूरों में और मिल मालिकों में। मिल मालिकों ने कहा कि भाई देखो, जो बोनस दिया गया था वो तो प्लेग के लिए दिया गया था, अब चूंकि प्लेग खत्म हो गया है तो फिर बोनस भी खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, इन्होंने प्लेग खत्म होने के बाद में बोनस जो दे रहे थे मजदूरों को, ठीक है, इसको खत्म करने की घोषणा कर दी। ठीक है, खत्म करने की घोषणा कर दी कि भैया अब हम ये बोनस आपको नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको मजदूर इजीली अवेलेबल होने लगे, जो मजदूर गांव देहात में गया हुआ था वो वापस आने लगा। अब मजदूरों ने ये कहा कि ऐसा नहीं होगा, मजदूरों ने मिल मालिकों की इस घोषणा का विरोध किया। अब इनका जो विरोध आया, उस विरोध का कारण क्या था? ठीक, अब अगर यहाँ पर हम देखें, ईमानदारी से अगर देखा जाए, एक टेक्निकल पॉइंट पे रहा जाए, तो क्या मतलब है कि जब प्लेग फैला तब मिल मालिकों ने क्या किया? यहाँ पर उन्होंने बोनस को बढ़ाया था। ठीक है, अब चूंकि प्लेग खत्म हो गया तो बोनस खत्म हो जाना चाहिए। वो अपनी बात पर थे, उनकी बात भी सही थी, लेकिन मजदूर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है यहाँ पर? मजदूर विरोध कर रहे थे। अब मजदूरों के विरोध करने का कारण क्या था? विरोध करने का कारण था महंगाई। तो आप लोग ये कहेंगे कि मैम ये महंगाई क्या पहले नहीं थी? ठीक है, महंगाई में वृद्धि, महंगाई वृद्धि हो गई, महंगाई में बढ़ोतरी हो गई, यहाँ पर हर एक चीज़ महंगी हो गई। कौन? जैसे तेल है, ये महंगा हो गया, नमक महंगा हो गया। वैसे भी नमक पर अंग्रेज़ों का एकाधिकार बना रहता था, तेल महंगा, नमक महंगा हो गया। ठीक है, आटा महंगा हो गया, रोज़मर्रा की चीज़ें, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, ये सारे जो चीज़ें थी वो यहाँ पर महंगी होने लगी। मिट्टी का तेल, लोहे से बनी हुई चीज़ें, उनके जो औजार वगैरह हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें महंगी हो गई। तो जब ये सब चीज़ें महंगी हुई तो अब मसला ये आ रहा था कि ये महंगी कैसे हो गई अचानक से। इस महंगाई में जो वृद्धि हुई है, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था बेटा, ठीक है, बताओ क्या कारण था? इसका कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, क्या था? प्रथम विश्व युद्ध। अब जो प्रथम विश्व युद्ध था ये कब से कब तक चला था? 1914 टू 1918। ठीक है, इस दौरान चूंकि भारत ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल रहा था, ठीक है, तो भारत के बहुत सारे जो संसाधन थे उनको निर्यात किया गया था। कहाँ पर? ब्रिटेन। अनाजों को भारी मात्रा में निर्यात किया गया। तो जितनी, क्योंकि ब्रिटेन के सारे उद्योग ठप्प पड़ गए थे, तो मैक्सिमम चीज़ें जितनी निर्यात यहाँ से हुई उनकी शॉर्टेज भारत में होने लगी। और जब शॉर्टेज होगी तो फिर क्या होगा? फिर वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। यही चीज़ हुई। तो मजदूरों ने अपना तर्क दिया कि
जब प्लेग फैला था उससे पहले इतनी महंगाई नहीं थी, तब हम इसी मजदूरी में अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन अब चूंकि क्या है, महंगाई बढ़ गई है, तो हम शहर में रह के अगर मिल में काम कर रहे हैं तो हम अपने परिवार को पाल नहीं सकते। इसलिए हमारी मांग है कि अब हमें आप बोनस भले ना दो, लेकिन जो हमारी दैनिक मजदूरी है उसमें वृद्धि की जाए। आ गई बात समझ में? इस मसले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। अब यहां पर एक तरफ मजदूर थे, है ना, और दूसरी तरफ कौन है? मिल मालिक। अच्छा, इन मिल मालिकों में कौन लोग थे यहाँ पर? ठीक है, मिल मालिकों की अगर बात करेंगे हम यहाँ पर, तो एक बहुत बड़े मिल मालिक थे जिनका नाम था अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई, ठीक है। ये जो अंबालाल साराभाई थे यहाँ पर, ये बहुत बड़े मिल मालिक थे और ये गांधी जी के परिचित थे, गांधी जी के साथ इनकी मित्रता भी थी। ठीक है, तो मिल मालिक जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, जो वेतन है, अब मसला क्या है? वेतन वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ से काम में आ जाता है, प्रीलिम्स वाले फैक्ट हो जाते हैं। तो मिल मालिकों ने कहा कि हम वेतन वृद्धि कितनी करेंगे? 20%। ठीक है, यहाँ पर मजदूरों ने मांग करी 50%। ठीक है, मजदूरों ने कहा भैया वेतन में वृद्धि कितनी होना चाहिए? 50%। इन्होंने कहा कि हम कितनी करेंगे वेतन वृद्धि, जो मिल मालिक हैं। तो मिल मालिकों ने कहा कि हम वेतन वृद्धि चाहिए हमको कितनी, हम कर सकते हैं इसको 20%। अब यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़ गए ये लोग। ठीक, यहाँ तक मसला चला। जब ये मामला गरमाया थोड़ा सा, तो क्या हुआ कि अब मजदूर जो थे वो हड़ताल की तरफ बढ़ गए। ठीक है, मजदूरों ने कहा कि हम हड़ताल करेंगे। हालांकि ये इतना कमज़ोर पक्ष था, इतना कमज़ोर तबका था कि ये ज़्यादा दिन हड़ताल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ये हड़ताल करेंगे तो उस दौर में तो ये कुछ नहीं कमाएंगे, फिर इनका परिवार कैसे चलेगा, घर में खाना कहाँ से आएगा। इस वक्त के मज़दूर का सिर्फ मेन मोटो होता था कि वो अपनी परिवार के लिए खाना जो है वो उसको मुहैया करा पाए। ये सारी खबरें चंपारण भी पहुंच रही थी, गांधी जी जो थे वो चंपारण में थे, तो उनके पास ये सारी खबरें पहुंच रही थी। और गुजरात सभा के वो अध्यक्ष थे, तो उनके सचिव उनको सारी चीज़ें बता रहे थे। फिर वहाँ से कई लोगों ने कहा गांधी जी से कि आप आइए वहाँ पर अहमदाबाद में, और यहाँ पर आने के बाद में आप इस मसले को देखिए। तो गांधी जी थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मिल मालिक भी मेरे मित्र हैं और मजदूरों की समस्या भी जायज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और जो है वो पॉइंट ये आया कि गांधी जी को वहाँ जाने में किससे सहयोग मिला? अंबालाल साराभाई जो थे, इनकी बहन थी और उनका नाम था अनुसुईया साराभाई। ठीक है, अब अनुसुईया साराभाई जो थी, ये गांधी जी को बहुत मानती थी, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। तो अनुसुईया साराभाई से जब गांधी की बात हो गई, तो अनुसुईया साराभाई जो थी, ये गांधी जी से इनकी बातचीत हो गई, और ये जो थी वो क्या कर रही हैं, ये मजदूरों के फेवर में थी। ठीक है, मजदूरों के पक्ष में। बड़ा मुश्किल काम था, अपने ही भाई का विरोध करना है। दूसरी तरफ अंबालाल साराभाई अहमदाबाद के बड़े व्यापारियों में से एक थे, तो पूरे व्यापारी वर्ग का जो है वो नेतृत्व वो कर रहे थे, वो उनके प्रतिनिधि बने हुए थे। गांधी जी के पास जब ये मसला आया, तो गांधी जी ने कहा कि पहले मैं वहां जाता हूं, पहले मैं वहां जाऊंगा, और वहां जाने के बाद तब मैं सारी चीज़ों को देखूंगा। ठीक है, तो गांधी जी वहां जाने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली, और इसके बाद गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? गांधी जी पहुंचते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद गांधी जी पहुंचे, क्योंकि ये घटना मैं आपको बता रही हूँ कि चंपारण का मामला तो पहले ही निपट गया था, है ना। 4 मार्च को वहां पर एक्ट भी बन गया था। जब गांधी जी वहां पर पहुंचे और गांधी जी ने वहां पर पहुंचकर छानबीन की, तो उनको ये समझ में आया कि मसला ठीक है। किसका मसला सही है? मजदूरों का मसला ठीक है। वो जो अपने वेतन वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात गलत नहीं है, उसमें वृद्धि होना चाहिए। गांधी जी गए और उन्होंने अंबालाल साराभाई से बात की। उन्होंने कहा कि सेठ एक काम करो ना, बढ़ा दो इनका। अब गांधी जी उन पे दबाव नहीं डाल सकते थे, अब ब्रिटिश सरकार तो है नहीं कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि दूसरी तरफ ये जो व्यापारी वर्ग है, ये भारत को मजबूत बनाने का काम भी कर रहा है ना। भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन भली धीमी गति से हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। तो जो औद्योगिक वर्ग था,
उसका ये उतना खुला विरोध नहीं कर सकते थे। मैं एक पॉइंट यहाँ पर और बता दूं कि राष्ट्रीय आंदोलन को जो औद्योगिक वर्ग है उससे बहुत समर्थन मिलता था, बहुत सपोर्ट मिलता था। गांधी जी ने जो साबरमती में आश्रम बनाया था, उस आश्रम में भी अंबालाल साराभाई ने काफ़ी चंदा दिया था। तो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी सबके बीच में एक बैलेंस करने का ही काम करेंगे, क्योंकि मिल मालिक भी अपने ही देश के हैं और मजदूर भी अपने देश के हैं। तो जब दोनों पक्ष अपने देश के हों तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा इनसे लड़ तो नहीं सकते, इनसे हम विनती कर सकते हैं। तो गांधी जी ने अंबालाल साराभाई से विनती की, उन्होंने कहा कि आप समझाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो ठीक नहीं है, देखो हमारा अपना पक्ष है, हम जितना कर सकते हैं 20% कर सकते हैं, उतना ही हम कर पाएंगे। तो गांधी जी बड़ा असमंजस की स्थिति में आ गए। और हुआ क्या कि ऐसे में एक दो बार अंबालाल साराभाई उनको अपनी गाड़ी से भी ले आए। इधर गांधी जी मजदूरों से भी लगातार बातचीत कर रहे थे। तो धीरे धीरे खबरें उड़ने लगी कि गांधी जी जो हैं वो मिले हुए हैं मिल मालिकों से, गांधी जी मिल मालिकों से मिले हुए हैं। तो इस बात ने गांधी जी को बड़ा आहत कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मसला क्या बड़ा, फरवरी के एंड तक आते आते क्या होता है यहाँ पर, फेवेंड। ठीक है, ये घटना थी 26 या 27 फरवरी के। जो मजदूर हैं, एक हड़ताल का आयोजन किया गया, हड़ताल। ठीक है, अब हड़ताल में गांधी जी ने प्रतिज्ञा दिलाई सबको, क्योंकि अगर हड़ताल है तो हड़ताल को सफल करवाना भी जरूरी था। ठीक, हड़ताल चल रही थी। हड़ताल में क्या हुआ कि भाई अगर मजदूर जो है वो वहां पर हड़ताल करेंगे, यानी कि वो कहाँ नहीं जाएंगे, वो मिल में काम करने नहीं जाएंगे, तो इससे मिल मालिकों को नुकसान होगा, और जब उनको नुकसान होगा तो वो उनकी बातें मान लेंगे। लेकिन गांधी जी को कई बातों का डर भी था कि कहीं क्या मजदूर सचमुच इसको झेल भी पाएंगे, ऐसा ना हो कि वो टूट जाएं, ऐसा ना हो कि वो कमज़ोर पड़ जाएं। तो यहाँ पर डेली सब मजदूर इकट्ठे होते थे और गांधी जी उनको प्रतिज्ञा दिलाते थे। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होता था प्रतिज्ञा का, कि शांतिपूर्ण, ठीक है, हड़ताल की जाए। हड़ताल कैसे की जाए, शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल की जाए। दूसरा पॉइंट ये था कि यदि कोई मजदूर काम पर जाना चाहे तो उसे जबरदस्ती न रोका जाए। ठीक है, न रोका जाए। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये था कि कोई भी मजदूर भिक्षा नहीं मांगेगा, भिक्षा का अन्न ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। एक और पॉइंट यहाँ पर आया, उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण हड़ताल की जाए, यदि कोई मजदूर काम पर जाना चाहे तो उसे जबरदस्ती न रोका जाए, कोई भी मजदूर भिक्षा का अन्न ग्रहण नहीं करेगा। चौथा पॉइंट, ठीक है, मजदूर, ठीक है, अन्य स्थानों पर मजदूरी करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये प्रतिज्ञा होती थी। प्रतिज्ञा यहाँ पर एक पूरा सारे मजदूर जो होते थे इकट्ठे होते थे और यहाँ पर एक नारा दिया गया था, नारा, एक टेक, इसका मतलब होता था एक प्रतिज्ञा। और ये झंडा भी इसी का लेके घूमते थे, झंडा बना लिया था, उस पर लिखा होता था एक टेक, यही लिखा होता था इस पर। ठीक है, तो ये प्रतिज्ञा थी किसकी, अहमदाबाद
मिल मजदूरों, अहमदाबाद मिल में काम करने वाले मजदूरों की। और गांधी जी डेली सुबह सुबह सब इकट्ठे होते थे वहाँ पर एक पेड़ के नीचे, साबरमती नदी के किनारे पे लगभग हड़ताली जो होते थे वो डेली इकट्ठे हो जाया करते थे, और गांधी जी उनको रोज प्रतिज्ञा जो है वो याद करवाया करते थे। ठीक है, ये सब मसला यहाँ पर चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे अब गांधी जी को जिस बात का डर था, धीरे धीरे वही डर उनका सामने आने लगा। क्या डर आने लगा? कि मजदूरों का जो उत्साह था वो थोड़ा सा कम होने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा। और वो देख रहे थे कि सबके चेहरों पे मायूसी है, क्योंकि मजदूर इतने लंबे टाइम तक हड़ताल करेगा तो वो खाएगा क्या। इधर मजदूर कमज़ोर पड़ने लगे। अच्छा, हर एक गतिविधि की जो जानकारी है वो किसको थी? सारे जो व्यापारी वर्ग उनको भी इसकी सबकी जानकारी थी, मिल मालिकों को भी पूरी जानकारी थी कि अब मजदूर थोड़ा सा टूटने पे आ गए हैं। खैर, अभी क्या हुआ कि ये मसला सब चलने लगा, तो गांधी जी ने एक सुझाव दिया। गांधी का सुझाव ये आया कि भाई एक एक काम करते हैं, एक यहाँ पर बोर्ड का गठन कर दिया जाए। ये कैसा बोर्ड होगा? ये मध्यस्थता बोर्ड होगा। तो इसका जो हेड होगा वो कमिश्नर साहब होंगे, इसके हेड हो जाएंगे कमिश्नर, और इसमें जो है वो तीन प्रतिनिधि जो होंगे वो किसके होंगे? 3 प्रतिनिधि यहाँ पर मजदूरों के होंगे, मजदूर साइड से होंगे, और 3 प्रतिनिधि जो होंगे यहाँ पर वो किसकी तरफ से होंगे? वो होंगे 3 प्रतिनिधि मजदूरों की तरफ से, और 3 प्रतिनिधि जो होंगे ये होंगे मिल मालिकों की तरफ से, मिल मालिक। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि और यहाँ मजदूरों की तरफ से 1 प्रतिनिधि गांधी जी होंगे, 2 और अन्य जो नेता होंगे मजदूरों के उनमें से 2 लोगों को रखा जाएगा। तो 1 गांधी जी होंगे, 2 अन्य मजदूर नेता होंगे। कमिश्नर जो होंगे यहाँ पर वो इसके क्या होंगे? वो यहाँ पर उसके हेड होंगे। ठीक है, अब जब इस मजदूर तैयार हो गए कि ठीक है भाई ऐसा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही इस बोर्ड के गठन की बात चली, उधर कमिश्नर साहब से भी लगातार बात चल रही थी गांधी जी की। तो कमिश्नर साहब बड़ा इम्प्रेस थे गांधी जी से, है ना। और इसमें गांधी जी ने अपनी जो आत्मकथा है उसमें इस बात की चर्चा भी की है कि कमिश्नर साहब बड़ा खुश थे, और जब समझौता भी हुआ तब भी उन्होंने मजदूरों से कहा कि आप हमेशा गांधी जी की बात मानिएगा। गांधी जी इज़ ए ग्रेट लीडर, ठीक है, ही इज़ ए वेरी नाइस पर्सन, और वो आपकी परेशानियों को बड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आपको हमेशा गांधी जी की बात को मानना चाहिए। ठीक है, गांधी जी ने कहा। मैं बड़ा खुश था इस बात से। कमिश्नर साहब लगातार मेरे फेवर में बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये स्ट्राइक खत्म होगी गांधी जी खेड़ा में आंदोलन शुरू कर देंगे। अब जब खेड़ा आंदोलन करेंगे और वहां गांधी जी जाएंगे तो किसानों से कहेंगे कि लगान ना दो। अब कमिश्नर साहब बदल जाएंगे, कमिश्नर साहब कहेंगे नो, गांधी की बात मत मानो, गांधी भड़काते हैं, गांधी अशांति फैलाते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि एकदम से कमिश्नर साहब के तेवर बदल गए। लेकिन जब समय बदलता है, वक्त बदलता है, तो अपने अपने काम के हिसाब से लोगों का जो है वो मन भी बदल जाता है। तो ये कमिश्नर साहब का मसला यहाँ पर नॉर्मल चल रहा था। जैसे ये सब हुआ तो जो मिल मालिक थे उन्होंने ये कहा कि मजदूरों ने देखो गांधी जी को कोई ऐसे राइट नहीं दिए हैं कि अगर कोई समझौता हो जाता है तो वो मानेंगे ही मानेंगे, और अगर समझौता हुआ और वो नहीं माने तो गांधी जी थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा बात ये है, मान लो कि अगर ये 6 लोगों का बोर्ड यहाँ पर बैठा और फिर फाइनली अगर इन्होंने कन्विंस कर लिया और बीच का मसला गया, वाकई नहीं माना मजदूरों ने, तब क्या होगा? तो ये बोर्ड का आइडिया जो है वो वहीं की वहीं खत्म हो गया, बोर्ड के आइडिया को नहीं माना गया। इसके बाद अब क्या किया जाए? अब मामला थोड़ा सा गरमाना शुरू हो गया। हड़ताल चल ही रही है यहाँ पर 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1918। अंबालाल साराभाई ने यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने एक घोषणा कर दी। ठीक है, अंबालाल साराभाई जस्ट 28 और 29 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, बहुत बड़े ये जो हैं उद्योगपति थे उस समय अहमदाबाद के, और इन्होंने 12 मार्च 1918 को ये घोषणा कर दी। किसकी घोषणा की इन्होंने? तालाबंदी की घोषणा कर दी कि हम तालाबंदी, पहले इसमें आप कंफ्यूज ना हो, 12 मार्च 1918 को अंबालाल साराभाई, तो 12 मार्च 1918 को अंबालाल साराभाई ने
तालाबंदी की घोषणा कर दी। अब ये तालाबंदी क्या था? तालाबंदी का मतलब ये है कि अब तुम काम पर आना भी चाहोगे तो अब हमें काम नहीं कराना है, अब हम मिल में ताला डाल रहे हैं। और तालाबंदी का मतलब ये भी था कि भाई मिल मालिक तो झेल सकता है 2 महीना 3 महीना 4 महीना का भी, लेकिन मजदूर नहीं झेल सकता। जैसे ही इन्होंने तालाबंदी की घोषणा की तो मजदूरों में थोड़ी सी हड़बड़ी आने लगी। लेकिन गांधी जी ने मजदूरों से कहा, अब मजदूर एक दिन सुबह सुबह सारे लोग बैठे हुए थे, तो कहा क्या किया जाए। अब सब लोग परेशान थे, तो गांधी ने कहा देखो अगर हम झुक जाएंगे तो फिर वो हमारी मांग को नहीं मानेंगे। तो फिर मजदूरों ने कहा कि ऐसे तो फिर वो जो हम झुकेंगे नहीं और वो खुद बंद कर देंगे, तो फिर हम क्या करेंगे। गांधी जी इसी पसुपस में बैठे हुए थे। और दूसरी तरफ जैसा मैंने बताया कि कुछ लोगों ने ये अफवाह भी फैला दी थी, फैलाई क्या थी, मजदूरों ने खुद देखा था, तो वो कहते थे कि ये तो खुद इनके साथ हैं, मिल मालिकों के साथ में है गांधी जी, उनसे मिलते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये हमारा साथ क्यों देंगे। तो एक असमंजस आने लगा था। अचानक गांधी जी ने वहाँ पर ये कह दिया कि मैं उपवास रखूंगा। ये 12 तारीख को तालाबंदी की घोषणा हुई और उसके बाद गांधी ने कहा कि मैं उपवास रखूंगा। ठीक है, 14 तारीख की बात ये थी। उधर दूसरी तरफ क्या होता है कि जो मिल मालिक है अंबालाल साराभाई, पहले इन्होंने यहाँ पर तालाबंदी, यहाँ पर क्या करवाया, तालाबंदी करवाई। और तालाबंदी के बाद में जब उन्होंने देखा कि गांधी जी उपवास की धमकी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम तालाबंदी को खत्म कर रहे हैं। 20% मजदूरी यानी कि 20% वृद्धि वेतन में, है ना, 20% वृद्धि पर जो भी लोग तैयार हैं वो आ जाएं काम पर, तालाबंदी हट रही है। अब गांधी जी ने कहा ये तो और मुश्किल काम हो गया, अगर मजदूर चले गए काम पर तब तो फिर मजदूरों की जीत नहीं होगी, यहाँ तो फिर पूंजीपतियों की, एक तरीके से मिल मालिकों की जीत हो जाएगी। 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च को गांधी जी ने यहाँ पर इन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल बड़ा शॉकिंग था। गांधी जी ने मजदूरों की तरफ से ये डिसीजन लिया था। वो कहते कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं अब जो मिल मालिक हैं कि मैं उनको अनावश्यक दबाव डालूं, क्योंकि वो मेरे प्रति सहानुभूति रखते ही हैं, लेकिन मैं जो कर रहा था, मैं कर रहा था मजदूरों की तरफ से। अब गांधी जी ने जैसे ही उपवास की घोषणा की, फिर तो सैकड़ों मजदूरों की सहानुभूति उनके साथ जुड़ गई और लोग बल्क में इकट्ठे होने लगे और उन्होंने कहा आप चाहे जो भी हो जाए और हम नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ ये सारी घटनाओं के बारे में जानकारी अंबालाल साराभाई को भी मिल रही थी। उनकी बहन अनुसुईया साराभाई गांधी जी के साथ में थी। अब जिस दौरान में ये हड़ताल चल रही थी, इससे पहले जितना भी चल रहा था, तो कहा कि मजदूरों को काम कहाँ मिलेगा, काम भी आसानी से नहीं मिलता है। तो इसी समय वल्लभ भाई पटेल म्यूनिसिपैलिटी में गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मजदूरों को काम पर लगाया, वहाँ बातचीत करके। अब गांधी जी का आश्रम भी बन रहा था साबरमती के किनारे, तो वहाँ काफ़ी गड्ढे थे, कहा यहाँ बुनाई शाला बनेगी। तो फिर जो अनुसुईया साराभाई थी, तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि क्यों ना ऐसा करें कि साबरमती जो नदी है उसमें से रेत निकाल के इन गड्ढों को पटवा देते हैं। काफ़ी उबड़ खाबड़ ज़मीन थी, वहाँ कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, ये तो बाद में सब डेवलप हुआ, तो मजदूरों को काम भी मिल जाएगा। तो कहा ठीक है, तो सब लोग मजदूर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अनुसुईया साराभाई गई और उन्होंने टोकरी ली और उसमें डाला और उसमें मिट्टी रेत निकाला, और जैसे ही वो चली उसके बाद एक एक करके सारे मजदूर काम पर लग गए। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती थी। तो गांधी जी देखिए भिक्षा का उन्होंने मुद्दा उठाया कि कोई व्यक्ति भिक्षा नहीं मांगेगा, यानी वो स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। मजदूरों को लगातार क्या कह रहे हैं कि उनका स्वाभिमान भी न टूटे, भिक्षा नहीं मांगना है, काम भी करना है आपको, और काम उनको दिलवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप आत्मसम्मान, स्वाभिमान आपके अंदर आता है तो आत्मबल आता है, और आत्मबल आएगा तभी आप विरोध कर पाएंगे दूसरे का। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। गांधी जी ने जैसे ही भूख हड़ताल की, उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल मच गया, और जो मिल मालिक थे तो अंबालाल साराभाई और बाकी सब लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, थोड़ा 27.5% पे बात चलने लगी। ठीक है, 27.5% तक वृद्धि हो जाएगी, और ये एक अलग तरीके का कैलकुलेशन किया गया कि भाई पहले दिन का मान लेते हैं 30%, फिर दूसरे दिन का 20%, तो इस तरीके से करेंगे तो एक एवरेज निकल कर आ जाएगा 27.5% का। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब तो मामला 35% पर है, क्योंकि गांधी जी ने बड़ा
सूझबूझ से ये काम लिया था। उन्होंने कहा था कि अच्छा बम्बई में मज़दूरों की जो मज़दूरी की दर है वो कितनी है, उसको निकलवाया। फिर अहमदाबाद की देखा, काफ़ी जांच पड़ताल के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जो मज़दूरों की मांग है, देखिए मज़दूर तो 50% की मांग कर रहे थे और वो 20 की, गांधी ने बीच का रास्ता जो सुझाया 35%, तो हवा में तीर नहीं मारा था, उन्होंने पूरी जाँच की थी कि वहाँ कितनी है मज़दूरी की दर और यहाँ पर कितनी है मज़दूरी की दर, और उसके हिसाब से एक न्यायिक जो मजदूरी है वो कितनी होना चाहिए मजदूरी की दर, तब उन्होंने यहाँ पर 35% किया। फाइनली 18 तक सारे लोग टूट गए, अनुसुईया बेन रोने लगी, है ना। अंबालाल साराभाई अपने मसले पर डटे हुए थे, उन्होंने कहा देखो मित्रता अपनी जगह है लेकिन मैं अपने पक्ष को रखूंगा। गांधी जी ने कहा अभी तो लड़ने में मजा आएगा, विरोधी तो मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो मित्र भी है। तो उनकी जो पत्नी थी सरला देवी, वो गांधी जी को बिल्कुल सगे भाई की तरह मानती थी। तो वो ये महिलाएं सब बड़ा दुखी हो गई कि गांधी जी खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, सबके चेहरे उतरे हुए थे। गांधी जी ने कहा कि अब तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली, मैं उसी दिन जो है वो खाना खाऊंगा जिस दिन मजदूरों की वेतन की वृद्धि 35% हो जाएगी। फाइनली 18 मार्च 1918, ठीक है, 18 मार्च 1918 को कमिश्नर साहब आए और अंबालाल साराभाई थे, दूसरे मिल मालिक थे, सबके बीच में गांधी जी, और फिर उन्होंने उसको मान लिया, 35% वृद्धि को स्वीकार कर लिया, ठीक है। अंततः 35% की वृद्धि को स्वीकार कर लिया गया और अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक थी वो खत्म हो गई। और फिर मिल मालिकों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो है वो मिठाइयाँ बनवाई गई, काफ़ी मिठाइयों का निर्माण हुआ था। गांधी जी कहते हैं उसमें एक थोड़ी सी हंसी की भी वो कहानी छोटी सी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि हमने देखा कि भैया 21 दिन मजदूरों ने हड़ताल की है, काफ़ी अनुशासन में रहे हैं, तो अब मजदूरों में बहुत अनुशासन आ चुका है। तो मिल मालिकों ने कहा कि गांधी जी मजदूरों को कहीं ऐसी जगह पर मिठाई बंटवाई जाए ना जहाँ पर ये गड़बड़ी ना करें। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पर आप बंटवा दीजिए, मैदान में जो सामने है मैदान, ठीक है। और वहाँ पर कुंटलों के हिसाब से अंबालाल साराभाई ने मिठाई बनवाई थी। जब मिठाई आई तो गांधी जी ने कहा मेरा जो भ्रम था वो 2-3 मिनट के अंदर ही टूट गया। उसके बाद जो छीना झपटी शुरू हुई, मजदूरों ने अपना सारा पेशेंस खो दिया और सब तरीके से जो है वो मिठाई फिर हाथ में तो आना दूर हो गई, फिर वहाँ पर वो गिरी, कितनी मिठाई बर्बाद हुई। फाइनली जो बची हुई मिठाई थी उसको जैसे तैसे करके और उनके अंबालाल साराभाई के बंगले पे पहुंचाया गया। फिर वहां पर उन्होंने, बंगले में एक बहुत बड़ा मैदान था, उसके बाद वहां पर उसको सब मजदूरों में बंटवाया। लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये अफरा तफरी इसलिए फैली थी कि बहुत सारे भिखारी भी वहां पर आ गए थे। तब गांधी जी बड़ा दुखी हो गए और उन्होंने कहा आज भी इस देश में भिक्षावृत्ति जो है वो फैली हुई है, लोग भिक्षा मांगकर खाना पसंद करते हैं। इसीलिए गांधी जी हमेशा अपना काम स्वयं करो, वो खुद के काम बहुत सारे खुद करते थे, तो वो भिक्षावृत्ति के खिलाफ थे। शुरुआती दौर से आप देखें, वो जैसे चंपारण में उन्होंने शिक्षा के मुद्दे को उठाया, सफाई के मुद्दे को उठाया, यहाँ पर उन्होंने और स्वास्थ्य के मुद्दे को वहाँ पर उठाया, तो फिर अहमदाबाद में उन्होंने स्वाभिमान के मुद्दे को उठाया, ठीक है। जब भी हम किसी घटना को पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड अगर हमारे दिमाग में बैठ जाता है तब आप उसको कभी भी नहीं भूलते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो।